इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब चारों तरफ एक अजीब तरीके का वायरस फैल चुका था। ये वायरस तो लोगों को इन्फेक्ट करते जा रहा था और उनकी कॉन्शियसनेस एकदम से खत्म कर देता है। जो भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट होता वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर नरभक्षी बन जाता, यानी कि वो इंसान को ही मारकर बहुत बुरी तरीके से खाते थे। जो लोग बचे हुए रहते हैं वो अपने घर में ही रहते जैसे कि वही उनकी पूरी जिंदगी है। सबसे पहले ये वायरस फ्रांस में फैला था, इसीलिए वहां की पूरी जनता ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें उस जगह के एक सुनसान घर के अंदर डॉन और एलिस नाम के दो कपल दिखाए जाते हैं। वो दोनों किसी भी तरीके से छुपकर उस घर में रह रहे थे कुछ और लोगों के साथ। उनके साथ तो जैकब और किम नाम के दो और मेंबर थे और एक बूढ़ा कपल मौजूद होता है जो बहुत डरे हुए लग रहे थे। सभी के सभी घर में बहुत ही सावधानी से रहते हैं और जरा भी आवाज नहीं करते, क्योंकि अगर वो सभी आवाज करेंगे तो ज़ॉम्बी अंदर आकर उन सभी को मार देंगे। किसी भी तरीके से वो अपने दिन काटते जा रहे थे और इंतजार करते हैं कि कब गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम भेजेगी और उन्हें यहाँ से बचा कर लेके जाएगी। सबसे बुरी खबर तो ये होती है कि उनके पास ज्यादा खाने पीने की रिसोर्सेज नहीं मौजूद थे, इसीलिए एक समय पर उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। हमें यहाँ पर दिखाया गया कि एलिस उन सभी के लिए खाना बना रही है। थोड़ी देर में ही उसका हस्बैंड डॉन वहाँ पर आता है और दोनों बहुत ही मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनके लाइफ का कुछ भरोसा ही नहीं है। वो दोनों थोड़े इसीलिए रिलैक्स थे क्योंकि उनके बच्चे अभी तक इस वायरस से सुरक्षित हैं और एक दूसरे शहर में मौजूद हैं। दरअसल उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें आउट ऑफ कंट्री भेज दिया था, जिससे कि एटलीस्ट उनकी जान इस वायरस से बच गई। लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी चारों तरफ फैल चुके हैं, यानी कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर निकले भी तो अब कोई भी ऐसी सेफ जगह नहीं बची है जहाँ पर ज़ॉम्बी ना हो। थोड़ी देर के अंदर जब सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी बाहर की तरफ से कुछ आवाज आती है। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही डर के मारे घर के अंदर आने के लिए चिल्ला रहा है। अब सभी लोग ने बोला कि हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन एलिस यहाँ पर डॉन से फोर्स करने लगी कि प्लीज उसे बचा लो, वो तो एक छोटा सा बच्चा है, हमें उससे क्या खतरा। इसीलिए एलिस बिना आवाज किए दरवाजे के पास चला गया और उसे ओपन किया। हमें सामने की तरफ एक छोटा लड़का दिखाई तो देता है, लेकिन पता चला कि बाहर की तरफ अभी दिन का समय है। डॉन ने तुरंत ही उस छोटे बच्चे को अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि बाहर मौजूद उन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ को अंदाजा नहीं है कि वो सभी यहाँ पर छुप कर बैठे हैं। डॉन उस बच्चे से कुछ पूछने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो बच्चा सिर्फ इतना बताता है कि मेरे पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन गए और वो मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो बच्चा भागते हुए यहाँ पर आ गया। अब उनकी टीम में एक और मेंबर बढ़ चुका है, तो रिसोर्सेस अब तो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले थे। सभी टेंशन में आ गए कि इस तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाएगा। अब यहाँ डिनर करने के बाद किम नाम की एक लेडी दरवाजे की एक ओपनिंग के पास जाकर देखने लगी। उसे वहाँ पर किसी की परछाई दिखाई दी, इसीलिए वो बहुत घूर कर उसे देखती है, पर बाद में पता चला कि ये तो कोई ज़ॉम्बी है जिसने की उसी ओपनिंग की मदद से पूरा दरवाजे का हिस्सा ही तोड़ दिया है। यानी कि उन सारे ज़ॉम्बीज़ ने किम पर हमला कर दिया और घर के अंदर घुसने लगे। घर में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भागते हैं, क्योंकि अब ज़ॉम्बी को भी उनकी लोकेशन का पता चल चुका है। सारे खतरनाक ज़ॉम्बी एक एक करके अंदर घुस रहे थे। डॉन तो अपनी वाइफ एलिस को कहता है कि हमें पीछे के रास्ते से भागना चाहिए, पर एलिस तो उस छोटे बच्चे के साथ थी जो मदद कर रही होती है। डॉन एलिस को समझा रहा था कि हमें निकलना पड़ेगा और अपनी जान की परवाह करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। पर एलिस उस छोटे बच्चे के साथ ही रहती है, क्योंकि वो उसमें अपने बच्चे को इमेजिन कर रही थी। जैकब और बूढ़े कपल तो वहां से दूसरे रास्ते से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर अभी भी एलिस और वो लड़का फंसा हुआ था। ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया होता है, जो कच्चा चबा जाने के लिए उनके पास बढ़ रहे थे। लेकिन डॉन जब कमरे के अंदर अपनी वाइफ को बचाने जाता है तो वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। इतने ज़ॉम्बीज़ को देखकर डॉन की हिम्मत ही नहीं हुई और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। एलिस चिल्लाते रह जाती है, लेकिन डॉन भी इसमें क्या करे, उसकी भी जान खतरे में है। डॉन बाहर निकलकर भागते ही रहता है और उसकी आवाज सुनकर कई सारे ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते आते हैं। डॉन अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा था और अब तक शायद तो उसकी वाइफ एलिस मारी जा चुकी होगी। डॉन अपने साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को लेकर आ रहा था और सामने की तरफ उसे जैकब दिखाई देता है। जैकब तो पानी के अंदर एक बोट को चालू करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो डॉन को इशारा करता है अपनी तरफ आने के लिए। डॉन के पीछे अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे, तो उन्हें जल्द से जल्द नाव को चालू करके यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ डॉन तो बोट के ऊपर आ गया, लेकिन बोट के झटका लगने के कारण जैकब नीचे गिरने लगता है। ज़ॉम्बीज़ जैकब की तरफ बढ़ने लगे थे उसे मारने के लिए, लेकिन उससे पहले डॉन ने बोट चालू कर दी। दोनों किसी भी तरीके से बचते हुए बोट से आगे बढ़ने लगते हैं। ये इतना डरावना मोमेंट था कि वो दोनों कभी भूल नहीं पाएंगे। अब धीरे धीरे इसी तरीके से समय निकलता गया और कई महीने बीत जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ की वजह से शहर की हालत बहुत बदतर हो चुकी थी।
ये वो मोमेंट होता है जब सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि आर्मी ने बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया होता है। हमें तो अब यहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस से डॉयल नाम का एक स्नाइपर दिखाया गया जो अपनी टीम्स के साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर स्नाइपर लेकर खड़ा हुआ था। डॉयल और उसके सभी साथियों का काम होता है कि जहां भी वो ज़ॉम्बी देखें उन्हें तुरंत ही मारकर खत्म कर दें। इसी तरीके से अच्छी मैनेजमेंट करने के कारण ज़ॉम्बीज़ की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, लेकिन अभी भी वो वायरस खत्म नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी बन रहे हैं। हमें तो अब स्कारलेट नाम की एक रिसर्चर को दिखाया जाता है जो कि मिलिट्री के लिए ही काम करती थी। वो इंसानों की अलग अलग डीएनए पर रिसर्च कर रही होती है जिससे उन्हें पता चल जाए कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसके बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा है। अगर इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी तो ये वायरस उसके बॉडी पर असर नहीं कर पाएंगे और इसी टेक्निक का यूज करके स्कारलेट इस वायरस का एंटीडोट बना सकती है। पर अफसोस की बात ये थी कि स्कारलेट को अभी तक वैसा इंसान कोई मिला ही नहीं होता। हमें तो यहाँ इतने समय बाद डॉन भी दिखाया जाता है जो कि मिलिट्री फोर्सेस के एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था। जितने भी लोग अलग अलग देश में फंसे हुए थे उन्हें अब वापस फ्रांस लेके आया जाने लगा, लेकिन उनके अंदर भी किसी टाइप का वायरस ना निकले इसीलिए उन्हें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट 1 में रखा जाता। वहां पर उनकी जांच पड़ताल की जाती और कई दिनों की क्वारंटीन के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता उनकी फैमिली के पास। थोड़े समय बाद हमें पता चला कि डॉन के दोनों बेटे बेटियां जिसका नाम एंडी और टैनी था वो भी वापस आ चुके हैं। डॉन उन दोनों को पिकअप करने के लिए जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। एंडी और टैनी एकदम सही सलामत होते हैं, उनके अंदर जरा भी वायरस नहीं पाया गया था। पर ये मिलिट्री फोर्सेस के रूल्स थे कि सभी को अपनी चेकअप कराने होंगे सेफ्टी के लिए, इसीलिए अब डॉन बाकी लोगों के साथ अपने बेटे बेटे को भी लेकर डिस्ट्रिक्ट 1 में चले जाता है जहां उनकी टेस्टिंग होगी। स्कारलेट उस पूरे टेस्टिंग टीम की हेड होती है और वो जब एंडी और टैनी के ब्लड सैंपल्स और उनकी बॉडी का रिसर्च कर रही थी तभी उसे एंडी के बॉडी में कुछ यूनिक चीजें पता चली। स्कारलेट बताती है कि एंडी की आंखें 2 अलग अलग टाइप की हैं। अब ये जानने के लिए स्कारलेट एंडी से पूछने लगा कि तुम्हारे फैमिली में इस तरीके की आंखें और किसके पास थी। एंडी बताता है कि मेरी मदर की भी आंखें मेरी ही जैसी थी, यानी एंडी की मदर एलिस की जीन्स उसमें ट्रांसफर हुए हैं, वो भी बहुत भारी मात्रा में। स्कारलेट तो अब एंडी और टैनी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगी उनके ब्लड सैंपल्स लेकर, और स्कारलेट को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इतने सालों से वो जिस इंसान की तलाश कर रही है वो यही फैमिली हो। डिस्ट्रिक्ट 1 एरिया में आने के बाद डॉन अपने बेटे बेटियों से मिलता है, लेकिन यहाँ उन्हें एलिस के बारे में बताना ही पड़ा। डॉन ने तो अपने बेटे बेटी को बताया कि एलिस ज़ॉम्बी अटैक में मारी गई। डॉन तो ये भी कह रहा था कि उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं कर पाया। यहाँ पर उसने अपने बेटे बेटी से ये बात छुपाई थी कि डॉन खुद ही एलिस को छोड़कर वहां से भाग गया था। इवन उस समय एलिस बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी मदद के लिए पर वहां कोई नहीं आया। डॉन को सिर्फ अपनी जान की परवाह थी और वो कायरो की तरह उसे अकेला छोड़ दिया। एंडी और टैनी को इस बात के अंदर बहुत गलत लग रहा होता है, खास करके एंडी जो अपनी मदर एलिस से बहुत प्यार करता था, और जब उसे पता चल चुका है कि उसकी मदर मर गई है तो वो रात को सोता भी नहीं था और उनके लिए रोता रहता था। अब एक दिन जब डॉन अपने काम के लिए निकल चुका था तो एंडी और टैनी निकल चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एरिया से बाहर की तरफ। दरअसल वो अपने अबैंडन घर की तरफ जा रहे थे जहां वो अपने मदर की फोटोज इकट्ठा कर सके। स्नाइपर डॉयल और उसकी पूरी टीम इन दोनों के ऊपर नजर रखते हैं और उन्होंने स्कारलेट को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया होता है। एंडी और टैनी सीधा ट्रेवल करते हुए अपने घर पर पहुंचते हैं और वो अपनी सारी मेमोरीज वाले फोटोज को इकट्ठा करने लगे थे। लेकिन शॉकिंग बात तब हो गई जब एंडी और टैनी ऊपर वाले कमरे की तरफ जाते हैं। वहां पर उन्हें और कोई नहीं बल्कि उनकी मदर एलिस दिखाई दी जो कि बहुत बुरी अवस्था में थी। एंडी तुरंत ही अपनी मदर एलिस से जाकर गले लग जाता है और एलिस भी अपनी सेंसेस में थी। थोड़े समय के अंदर वहां पर मिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं जिन्होंने घर की तलाशी लेकर एलिस को अपने डिस्ट्रिक्ट 1 में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था। एंडी और टैनी को भी उनके साथ लेकर आया जाता है। अब यहाँ स्कारलेट एलिस की जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये कैसे जिंदा है ज़ॉम्बी के अटैक करने के बावजूद भी, लेकिन उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ज़ॉम्बी वायरस से लड़ रहा है। एलिस की आंखें और कुछ बॉडी पार्ट्स पर इस वायरस का असर तो हुआ है पर वो अपनी इम्यूनिटी के कारण पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुई है। लास्ट टाइम के ज़ॉम्बी हमले से बचने के बाद एलिस अपने ही घर में आकर रहने लगी थी। स्कारलेट को ये केस बहुत ही यूनिक लगता है, इसीलिए उसने एलिस के कुछ ब्लड सैंपल्स ले लिए अपनी रिसर्च के लिए। यहाँ स्कारलेट का मानना था कि भले ही एलिस एक ज़ॉम्बी नहीं है बट उसके काटने या फिर उसके सलाइवा से दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से मिलिट्री टीम ने डिसाइड किया था कि एलिस
एलिस को मार दिया जाएगा। भले ही वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं है, पर अभी भी उससे दूसरों को खतरा मौजूद है। स्कारलेट मिलिट्री ऑफिसर्स को समझाने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि एलिस के पूरे इम्यूनिटी सिस्टम से एक नया एंटीडोट बनाया जा सकता है और इसमें इतनी एबिलिटी होगी कि ये पूरे वायरस को जड़ से खत्म कर देगा। अब डॉन को जब इस बारे में पता चला कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है, तो वो उसे देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट 1 की लेबोरेटरी में आ चुका था। और अब थोड़ी देर बाद डॉन जब एंडी और टैनी के पास गया तो वो दोनों डॉन के ऊपर भड़कने लगे, क्योंकि डॉन ने पहले कहा था कि उनकी मदर मर चुकी है। फिर आखिरकार उनकी मदर इतनी बुरी अवस्था में कैसे जिंदा है। अब डॉन का दिमाग यहाँ पर खराब होने लगा, क्योंकि उसने ये सच्चाई तो छुपाई थी कि वो एलिस को धोखा देकर वहां से भाग गया था। ये बातें अभी तक उसके बेटे बेटी को नहीं पता है। इसीलिए अब डॉन एकदम चुपके से उस रूम में चला गया था जहां पर एलिस को रखा गया है। वो एलिस के सामने जाकर माफी मांगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन एलिस अभी भी सेंसेस में थी, जो डॉन को कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। डॉन अब बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और जाकर एलिस को किस करने लगता है, लेकिन 10 सेकंड बाद ही डॉन की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि एलिस भले से ही ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ज़ॉम्बी वायरस मौजूद है और अब किस करने की वजह से वही वायरस डॉन की बॉडी में चला गया है। डॉन धीरे धीरे अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगा था। एलिस आवाज लगाती है किसी को मदद के लिए, पर कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो चेंबर एकदम से पैक होता है। अगले ही मोमेंट में डॉन एकदम खतरनाक ज़ॉम्बी बन गया और सीधा एलिस के ऊपर आकर हमला करने लगा। वो तो एलिस को बहुत घायल करके मारने लग जाता है, जिसके बाद डॉन उस चेंबर से बाहर निकल के सामने आने वाले हर एक सोल्जर को जान से मारने लगा। इसी रीजन की वजह से अब स्कारलेट दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है। जैसे इस बारे में मिलिट्री सोल्जर्स को पता चलता है तो वो रेड अलर्ट घोषित कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सारे सिविलियंस और मेंबर्स को एक अलग चेंबर में बंद कर दिया जाएगा, जहां वो ज़ॉम्बी और वायरस से सुरक्षित रहेंगे। वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ जम जाती है और सभी यहां से वहां अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। स्कारलेट की जिम्मेदारी थी कि एंडी और टैनी को सुरक्षित रखना, लेकिन इतनी ज्यादा अफरा तफरी के बीच में एंडी स्कारलेट से अलग हो जाता है। वो बेचारा चारों तरफ ढूंढने लगा कि बाकी लोग कहाँ गए, लेकिन सभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और वहां से जान बचाकर भाग रहे थे। वहीं स्कारलेट तो टैनी को लेकर लगातार दूसरी तरफ भागती ही जा रही थी, क्योंकि अब डॉन जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है वो दूसरों को भी काटकर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहा था। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ने लगी और वो वायरस वापस से अपनी पीक पर होता है। आधे से ज्यादा सिविलियंस जो वहां पर छुपने की कोशिश कर रहे थे वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे। सारे सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया और स्नाइपर्स को अलर्ट कर दिया गया। स्नाइपर की टीम में डॉयल भी मौजूद होता है, जो कि ऊपर से ज़ॉम्बीज के ऊपर निशाना लगा रहा था, पर इसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ज़ॉम्बी और नॉर्मल सिविलियंस को पता करने में। लेकिन यहाँ कैप्टन कह रहे थे कि ये वायरस बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कमांड दे दिया कि नॉर्मल लोगों और ज़ॉम्बी दोनों को ही मार दो। डॉयल यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों की सिर्फ मदद की है। हमें दूसरी तरफ एंडी दिखाया गया, जो कि एक एसी वेंट के थ्रू बाहर निकल जाता है। वो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां सारे ज़ॉम्बीज और नॉर्मल लोग मिक्स होते हैं, और इस पोजीशन पर वो कहां जाए एंडी को कुछ समझता ही नहीं। एंडी के सामने धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी आता है जो उसे मारने की कोशिश करने लगा, पर डॉयल ऊपर अपने स्नाइपर की मदद से ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन यहाँ डॉयल अपने कैप्टन की बात नहीं मान सकता था। उनके हिसाब से वो नॉर्मल लोगों यानी कि एंडी को भी मार दे, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं होने देगा। इसीलिए डॉयल वहां से नीचे उतर जाता है। एंडी तो अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे कुछ लोग अपने पास बुला लेते हैं सुरक्षित रखने के लिए, और थोड़ी देर बाद एंडी को उसी जगह पर स्कारलेट और टैनी भी मिल गए थे। वो सभी लोग सर्वाइवर्स होते हैं जो ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर वहां छुपे हुए थे। टैनी अपने भाई को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने पास छुपा लेती है। थोड़ी देर में वहां पर डॉयल भी आ चुका था। अब उनमें से एक बूढ़ी औरत जब बाहर की तरफ देख रही थी तो वो चौंक जाती है, क्योंकि सारे सोल्जर्स ज़ॉम्बीज के साथ साथ नॉर्मल लोगों को भी मार रहे थे। तब जाकर स्कारलेट बता रही थी कि ये पूरे प्लान का एक हिस्सा है। अगर प्लान के पहले पार्ट में ज़ॉम्बी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो उनके साथ साथ सिविलियंस को भी मारना पड़ेगा। यानी सोल्जर्स का सिर्फ एक ही मकसद था, उस वायरस को फैलने से रोकना। इसमें सिविलियंस की जान भी जाए उससे उन्हें कुछ परवाह नहीं। सभी इस बात से बहुत डर जाते हैं। डॉयल ने उन्हें समझाया कि यहाँ पर रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ से कहीं दूसरी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स ढूंढते हुए यहीं आ रहे हैं।
रास्ते में कई स्नाइपर्स उनके ऊपर नजर गड़ाए थे, जिन्होंने उस बूढ़ी औरत के साथ साथ उसकी फैमिली को भी खत्म कर दिया। पर डॉयल, स्कारलेट, एंडी और टैनी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं एक सेफ जगह की तरफ। अब हमें यहाँ पर डॉयल का एक मिलिट्री सोल्जर साथी दिखाया जाता है, जो कि अपने एक हेलीकॉप्टर में मौजूद था और उसकी जान बचाने के लिए उसे डायरेक्ट कर रहा होता है। डॉयल के दोस्त ने कहा कि जल्द से जल्द तुम्हें सिटी से निकलना होगा, क्योंकि मिलिट्री वाले वहाँ एक बड़ा सा धमाका करने वाले हैं। ये धमाका सिर्फ उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए था। डॉयल, स्कारलेट, एंडी और टैनी सीधा वहां से दूर भागने लगे, क्योंकि धमाका अब स्टार्ट हो चुका होता है। चारों तरफ इतनी बड़ी तबाही हो रही थी कि कोई भी ज़ॉम्बी बच नहीं पाता। डॉयल के दोस्त ने तो उसे जिस जगह पर बताया था वो लोग उसी जगह पर जाने लगे जहां पर वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर आएगा। थोड़े समय के अंदर डॉयल का दोस्त उसके पास पहुंच जाता है हेलीकॉप्टर लेकर, पर वो यहाँ पर सिर्फ डॉयल को ही लेने आया था, ना कि बाकी बच्चों को। ये सारे कमांड्स उसे अपने कमांडर से मिले होते हैं, और अगर उसने ये फॉलो नहीं किया तो डॉयल के दोस्त को ही मार दिया जाएगा। डॉयल इस तरीके से स्कारलेट और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो कहता है कि तुम यहाँ से निकलकर पास ही वाले स्टेडियम में चले जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। डॉयल के दोस्त ने उन्हें चेतावनी दे दी कि तुम्हारे पास कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं जो सिटी से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। डॉयल के दोस्त ने तो हेलीकॉप्टर में लगे हुए मशीन गन की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज़ को खत्म तो कर दिया था, पर अब डॉयल, स्कारलेट और बाकी बच्चों के साथ वहां से दूर भागने लगा। उन सभी को अब शहर में जाने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। भले ही शहर के अंदर मिलिट्री वाले तबाही करना बंद कर दे रहे थे, पर उन्होंने एक गैस भी छोड़ दी थी। ये एक ऐसी गैस होती है जिससे ज़ॉम्बीज़ का नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो जाता था। अब इससे बचने के लिए सभी लोग कार के अंदर छुप जाते हैं। उनकी भी बॉडी में ये गैस जाकर काफी नुकसान पहुंचा रही थी। सामने की तरफ से सोल्जर्स आते हैं, जिन्हें प्रॉपर कमांड मिले थे कि सामने जो भी दिखे उसे मार दो। गाड़ी नहीं चल रही थी, इसीलिए डॉयल पीछे से धक्का देने लगा। थोड़े समय के अंदर गाड़ी चालू हो जाती है, पर अब उन सोल्जर्स ने डॉयल को भी देखकर उसे जान से मार दिया। स्कारलेट तो एंडी और टैनी को लेकर एक सुनसान इलाके में चली जाती है, लेकिन उस जगह पे कोई और नहीं बल्कि डॉन का ज़ॉम्बी आ चुका था। डॉन ने सीधा स्कारलेट के ऊपर हमला किया और उसे जान से मार दिया। अब डॉन यहाँ पर हमला करने के लिए आता है एंडी के ऊपर। एंडी के ऊपर वो चढ़ गया और बहुत बुरी तरीके से काटने लगा, लेकिन पीछे से उसकी बहन टैनी आती है, जिसने स्कारलेट की गन लेकर अपने फादर यानी कि डॉन की ज़ॉम्बी को मार दिया होता है। डॉन के मरने के बाद टैनी जब अपने भाई के पास जा रही थी तो वो इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होने के कारण वो वायरस उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। एंडी और टैनी बचते बचाते हुए सीधा चले जाते हैं उस स्टेडियम के अंदर जहां डॉयल का दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर खड़ा हुआ था। अब डॉयल ने जब उन दोनों को नोटिस किया तो वो उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, बट वो दोनों बच्चे थे और एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। इसीलिए डॉयल के दोस्त ने एंडी और टैनी दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाया और वहां से लेके जाने लगा। उतनी ऊंचाई से वो पूरे सिटी को तबाह होता हुआ देख रहे थे। एक समय पर ये पूरा वायरस एकदम खत्म होने की कगार पर था, पर अब इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। सिटी के ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा इंसान मारे जा चुके थे। अब यहाँ पर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टनल के अंदर से कई सारे ज़ॉम्बी वायरसेस बाहर निकल रहे थे। वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाते हैं और अब दूसरी कंट्रीज की तरफ भी बढ़ने लगे थे। यानी ये वायरस अब एकदम अपनी पीक पर होता है, जो शायद पूरी दुनिया के देशों के अंदर फैल कर ही मानेगा। सभी सोल्जर्स एक रेड अलर्ट कर देते हैं सारी कंट्रीज के अंदर कि वो सभी अपनी प्रोटेक्शन करें, और शायद ये भी हो सकता है कि वो हमारी कंट्री की तरफ बढ़ रहा हो, तो संभल कर रहना, क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कभी भी हो सकता है। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर सच में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया तो आप क्या क्या चीजें करोगे कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।